of you are there? करें शुरू? Yes. चलो, ये तो था, आपने पढ़ लिया सेफ वर्किंग लोड. I hope it is well understood that relation to an article, loose or lifting appliance means the load which is maximum load that may be imposed with safety. That means हम उतना लोड किसी भी वायर या किसी भी गियर पे लगाते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ में फर्क ना पड़े. Breaking stress, we all know where the component will fracture, and proof load is slightly more than the safe working load. तो ये तो हमने देख लिए. अब आपके जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस, कि ये जो क्रेन है इसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ सेफ्टी कटआउट्स. वन, सबसे पहले कि रनर होइस्टिंग. रनर होइस्टिंग मीन्स कि आप क्रेन की हुक को उठा रहे हो ऊपर, तो ये तो है नहीं कि आप उठाते गए, बिकॉज द क्रेन ड्राइवर हु सिटिंग इनसाइड द कैबिन he cannot see the hook, so it may go and hit the crane jib, सब कुछ टूट जाएगा. So normally this runner hoisting की जो upper limit है at least half a meter below before this crane hook reaches, तो वहाँ पे एक छोटी आपने देखी होगी गोल जैसी प्लेट चेन के साथ लगाई होती है. तो जैसे ही वो प्लेट को लिफ्ट करेगा तो कटआउट जो सेफ्टी डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मोटर को बंद कर देगा. सो दैट इज योर कि जो रनर वायर जो जिनफॉल है, जो उसकी क्रेन की वायर है, that should go at least half a meter below the jib and motor should cut off. Same is lowering, lower limit, कि ये तो है नहीं कि आप जिनफॉर रनर वायर जो उसकी लोअर करते गए एंड पीछे से पूरा ड्रम खाली हो गया. सो वहाँ पे भी आपका सेफ्टी है कि एटलीस्ट 3-4 ड्रम के ऊपर टर्न्स रहने चाहिए. हाफ आ ड्रम या इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चर की 3-4 टर्न जो हैं पूरी वायर के ड्रम पे रहेंगे तो आपकी मोटर कट ऑफ हो जाएगी. सो दैट इज अगेन द सेफ्टी डिवाइसेस कि क्रेन ड्राइवर को ही कैन नॉट सी एवरीथिंग. एंड नेक्स्ट इज योर जिप और द बूम वर्टिकल मोशन, कि अगर मैं अपनी क्रेन को हॉइस्ट कर रहा हूँ तो देयर शुड बी सम लिमिट कि उसके बाद वो कट ऑफ हो जानी चाहिए बिफोर इट गोज एंड हिट समथिंग एल्स. सो उसे कहते हैं जिप की जो वर्टिकल मोशन है, द वर्टिकल अपर लिमिट. एंड सेम वे लोअर लिमिट. नॉर्मली लोअर लिमिट्स कितनी होती हैं? अप टू 15 डिग्रीज. यू कैन लोअर द क्रेन अप टू 15 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल. उसके बाद अगेन द कटआउट डिवाइस विल कम इन एक्शन, द सेफ्टी लिमिट विल कम इन एक्शन एंड वो आपकी उसकी मोटर को बंद कर देगा. सो दीज आर द सेफ्टी डिवाइसेस जो नॉर्मली चीफ ऑफिसर भी चेक करते हैं, बोसन भी, कि आर दे वर्किंग और नॉट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूरोपियन पोर्ट्स बिफोर दिस स्टीविडोर्स गो टू ऑपरेट योर क्रेन्स, they will check these limits that they are working, then only they use the crane. Otherwise they will tell you कि this safety device is not working, this crane is not safe. तो ये सारी चीजें हमें रखनी है. सेम थिंग इज स्लूइंग पोर्ट एंड स्टार्बोर्ड, कि अभी हमने क्रेन को पोर्ट एंड स्टार्बोर्ड भी करना है. समटाइम आपकी क्रेन नंबर 4 हैच के आगे लगी हुई है, ब्रिज फ्रंट के आगे लगी है, तो अगर मैं उसको क्रेन ड्राइवर कैन नॉट सी, वो पोर्ट साइड चलाते चलाते ही विल गो एंड हिट द ब्रिज फ्रंट. तो वहाँ पे भी लिमिट लगा देते. दीज आर कॉल्ड द लिमिट स्विचेस. सो दैट लिमिट स्विच विल एक्चुएट एंड वो उसको बंद कर देगा. सो एज अ ड्यूटी ऑफिसर प्लीज मेक श्योर यू सेंड समबडी ट्राई इट that all these limit switches are working. So these are the safety things. जिब एंगल इंडिकेटर, ये भी दिखना चाहिए कि जिब कितने एंगल पे आ गई है. सेफ्टी लैच ऑन द क्रेन हुक, अभी जो क्रेन की हुक है उसके अंदर भी अगर आप देखिए तो ये जो हुक है यहाँ पे इसको बंद ताकि स्लिंग आपकी निकल ना जाए. तो यहाँ पे एक लैच टाइप सिस्टम रहता है जो हुक को जैसा स्प्रिंग लोडेड टाइप, कि आप उसको दबाइए फिर आप स्लिंग को डाल के ये इसको लॉक कर देगा. सिमिलरली ये जो चीज़ है यहाँ पे यहाँ तक जाएगी फिर कट ऑफ हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड द अपर लिमिट. सो ये सारे लिमिट स्विचेस जो हैं बेसिकली फॉर द सेफ्टी पर्पसेस के लिए. एंड अगेन अगर आपका ब्रिज फ्रंट नहीं है, क्रेन सेंटर में है, फिर हो सकता है स्लूइंग का लिमिट की जरूरत नहीं है, 360 डिग्री किधर भी आप क्रेन को पूरा घुमा सकते हैं. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जिब एंगल इंडिकेटर, सेफ्टी लैच, stoppers, safety lugs which prevent wire from slipping off the sheep and access guard rails, कि आपने जो लैडर पे ऊपर जाना है उसके पीछे गार्ड रेल्स भी होनी चाहिए. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक लेबर सेफ्टी की और द सेफ्टी ऑफ द स्टीविडोर, सेफ्टी ऑफ द क्रू. तो ये सब होनी चाहिए एज अ ड्यूटी ऑफिसर आई चेक. अब आपका डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर रेगुलेशन 1990 ये क्या बोलता है कि लिफ्टिंग अप्लायंस है क्या चीज़.
Now this document will focus on the types of lifting appliances. So can you imagine what all lifting appliances are there on the ship? Deck cranes, derricks, engine room cranes, provision cranes, store cranes, ये सारे के सारे आपके lifting appliances हैं. So basically lifting appliances का meaning क्या है? So ये भी आपको question आ जाता है. ब्लॉक और वो नहीं आएंगे ना? क्या चीज? चेन ब्लॉक No. These are the appliances. They are fixed things. Cranes fixed and chain block तो आप किधर से उठा के इधर से उधर आप temporary use कर रहे हो, isn't it? So those blocks are not the basically chain block वगैरह जब आप use करते हो, yes वो आते हैं तो वो भी tested होते हैं कि वो इतने लोड के लिए है, 2 टन 3 टन, उसका भी सर्टिफिकेट आता है कि यस ये 2 टन का लोड उठा सकता है या 3 का उठा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं उठाना. बट उनकी जो टेस्टिंग है, तो नॉर्मली वी डोंट यूज देम एज अ लिफ्टिंग एप्लायंस. हुआ कि ठीक है किसी चीज़ को सामान को इधर से उधर करने के लिए उनका जो व्हाट यू कॉल द उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसी चीज़ से होती है कि भी ये इट इज़ टेस्टेड फॉर 2 टन. जैसे आपकी वायर आ गई है कि हाँ जी वायर का जो सेफ वर्किंग लोड है इतने टन है. सेम थिंग चेन ब्लॉक जो हैं वो उनकी इंस्पेक्शन जो है किनारा वाले नहीं करेंगे, तो कॉम्पिटेंट पर्सन या शोर के जो अथॉरिटीज है वो नहीं करेंगी. इन लिफ्टिंग अप्लायंसेस की जो इंस्पेक्शन है टेस्टिंग है वो किनारा, बिकॉज वो तो टेस्ट होके आते हैं. चेन ब्लॉक वगैरह तो इज ऑलरेडी टेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तभी आपको दिया गया शिप में. अब लिफ्टिंग अप्लायंस का मीनिंग क्या है यहाँ से आप समझ जाओगे. लिफ्टिंग अप्लायंसेस मींस ऑल स्टेशनरी मोबाइल कार्गो हैंडलिंग अप्लायंसेस इंक्लूडिंग देयर परमानेंट अटैचमेंट सच एज क्रेन्स, derrick, shore based power operated ramps used on shore or on board ship for suspending, raising, lowering cargo or moving them from one position to another while suspended or supported in connection with dock work and includes lifting machinery. इस सबको हम लिफ्टिंग अप्लायंस कहते हैं. तो कई बार आपको एक क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट ब्रीफली और एक्सप्लेन लिफ्टिंग अप्लायंस, थॉरो एग्जामिनेशन, इनकी ये सारी की सारी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए कि लिफ्टिंग अप्लायंस का मीन्स क्या है. सो ये उसने दे दिया कि एनी अप्लायंस विच इज यूज्ड फॉर सस्पेंडिंग, रेजिंग, लोअरिंग और शिफ्टिंग कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड उसके साथ जो भी उसकी अटैचमेंट है प्लस मशीनरी है वो सारे को हम लिफ्टिंग अप्लायंस कहते हैं. लूज गियर मीन्स हुक, शैकल, स्विवल, चेन, ये सब हम लूज गियर मीन्स हम इसको डिसमेंटल कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, क्रेन से हटा सकते हैं. Lifting beam, container spreader, tray, any other such gear by means of which the load can be attached to a lifting appliance. तो इसके थ्रू हम अटैच करते हैं अपनी क्रेन के साथ, उस सबको हम लूज गियर कह देते हैं. Why lifting appliances are thoroughly examined? इनकी क्या जरूरत है थॉरो एग्जामिनेशन करने के लिए? क्यों? Lifting appliance generally has no redundancy. That means एक single failure is enough to cause a major accident. तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नो भाई नहीं, these appliances should be thoroughly examined, tested, regularly examined, ताकि कोई accident ना हो. Various national regulatory schemes, they say every 12 months they should be thoroughly examined by a competent person for every at least 12 months, and it varies from country to country. Some people may require, some countries may require more frequent examination, but normally 1 year every equipment must be examined by a competent person जिसको इसकी knowledge है. Now lifting appliances are examined in accordance with 2. अब इनका legal framework क्या है? लीगैलिटी भी तो होनी चाहिए, कोई ना कोई कानून भी तो होना चाहिए. किस कानून के अकॉर्डिंगली इन लिफ्टिंग अप्लायंसेस को हम टेस्ट करते हैं या एग्जामिन करते हैं. So ships, decks, crane, engine room cranes, lifting equipment are examined in accordance with the merchant shipping rules, flag state requirements, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन वेयर इट अप्लाइज. एंड आपके जो दूसरे लिफ्टिंग अप्लायंसेस और क्या होते हैं शिप पे? लाइफ बोट डेविड्स, लाइफ राफ्ट डेविड्स, जिसे हम सेफ्टी इक्विपमेंट कहते हैं, वो भी लिफ्टिंग अप्लायंस है. लाइफ बोट को उठाते हैं, लाइफ राफ्ट को उठाते हैं, वो भी तो लिफ्टिंग अप्लायंस है. तो शिप माउंटेड लाइफ सेविंग अप्लायंसेस आर एग्जामिन्ड इन अकॉर्डेंस विद 16 इंटरनेशनल IMO LSA कोड या इंडिविजुअल फ्लैग. उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनके रूल रेगुलेशन अलग है. ये जो कार्गो उठाने के लिए लिफ्टिंग अप्लायंस है इनकी रूल रेगुलेशन अलग है. अब कॉम्पिटेंट पर्सन, अब इसके साथ है कि भाई
हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन जो उसको एग्जामिन कर सकता है या टेस्ट करेगा. So person belonging to testing establishment in India or who is approved by chief inspector for the purpose of testing, examination, annealing and certification of lifting appliances, loose gear or wire ropes. So ये जो competent person है, is a person who is actually recognized by the country. He has a knowledge. He may be an engineer. So उसको सारी मेटल की सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई ये कितना लोड है, लोड क्या होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ उसको पता हो, उसी को कॉम्पिटेंट पर्सन बनाया जाता है. सो इट इज़ नॉट दैट कि शिप पे आप कोई चीफ ऑफिसर या कैप्टन है, ठीक है जी वो कॉम्पिटेंट पर्सन है. नो. सो ये जो चीफ जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, दे अपॉइंट दैट पर्सन. उसकी डिग्री क्वालिफिकेशन देख के, उसका एक्सपीरियंस, फिर उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बनाएंगे कि ओके you can go and test this equipment, you can go and examine this equipment. इसकी नॉलेज होनी चाहिए. Responsible person appointed by employer, master of a ship, owner of the gear. आप क्रेन, आपकी क्रेन है, पोर्टेबल क्रेन है, आप उसके ओनर हो, आप किसी को रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपॉइंट कर सकते हो. हम क्या देख के अपॉइंट करेंगे? अभी आपने एक ड्राइवर भी रखना अपनी मर्सिडीज चलाने के लिए, तो आप उसका भी तो कुछ ना कुछ देखोगे, उसकी नॉलेज देखोगे, उसका लाइसेंस देखोगे, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखोगे. सो सेम वे रिस्पॉन्सिबल पर्सन मीन्स अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, मास्टर ऑफ अ शिप, ओनर ऑफ द गियर और पोर्ट अथॉरिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ड्यूटी और ड्यूटीज, एंड जिसको सफिशिएंट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर काम का, उसे हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाते हैं. ऑथराइज्ड पर्सन, अभी आपने टैंक इंस्पेक्शन करनी है, तो आपको नॉलेज है कि हाँ भाई टैंक का एटमॉस्फेयर कैसे चेक करते हैं, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ की आपने पढ़ाई की है, आपके पास सर्टिफिकेट है सेकेंड मेट, तो कैप्टन आपको ऑथराइज्ड पर्सन बनाता है. ठीक है, ही इज़ ऑथराइज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क, जिस चीज़ की इसको नॉलेज है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑथराइज्ड पर्सन. तो ये डेफिनेशन थोड़ी आपको याद करनी है, वेरी कॉमन, ये भी आपके पेपर में आ जाती है. एक्सप्लेन कॉम्पिटेंट पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ऑथराइज्ड पर्सन. तो ये थोड़े वर्ड्स याद कर लेना, सिंपल. 12 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से 9-10 नंबर आराम से आ सकता है अगर आपने पूरी की पूरी डेफिनेशन ऐसे ही लिख दी. पावर ऑफ इंस्पेक्टर, अब जो ये डॉक लेबर के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो सेफ्टी के लिए काम करते हैं कि शिप में जो काम हो रहा है, डॉक में जो काम हो रहा है, वेदर इट इज़ डन अंडर सेफ कंडीशंस और नॉट. सो उनकी पावर्स क्या है? दे कैन कम टू योर शिप, वो अपनी लेटर या अपनी इंट्रोडक्शन उससे आएंगे, अपने जो भी उनके पास है वो आपको दिखाएंगे. दे कैन विजिट एनी टाइम, दे कैन मेक एग्जामिनेशन ऑफ द शिप, आपके कार्गो गियर को, कार्गो चेन रजिस्टर, किसी भी चीज़ को उनको देखने की पावर है बाय द गवर्नमेंट. तो इसके लिए उनको आपको बड़े पोलाइटली हैंडल करना है कि यस सर आइए प्लीज़ बैठिए, चाय वाय पिलाओ, कि आपको क्या चेक करना है, जो चेक करना है ठीक है. क्योंकि कुछ ना कुछ शिप में फॉल्ट निकालना तो बहुत आसान है, अगर आपने उनसे रूडली बिहेव किया तो फिर वो कुछ ना कुछ लिख के आपका काम रोक देंगे. तो इसलिए उनकी जो पावर्स हैं कि यस दे आर द गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट पीपल, दे कैन कम फॉर चेकिंग एनीथिंग, दे कैन टेक ऑन द स्पॉट अदरवाइज एविडेंस फ्रॉम अ पर्सन. किसी को पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको भी पूछ सकते हैं, आपके सर्टिफिकेट, रजिस्टर्स की कॉपीज, रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो सारा उनके पावर्स में आता है कि दे कैन टेक द कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स, दे कैन टेक फोटोग्राफ ऑफ कोर्स. तो आपको बता के लेंगे कि आई एम सो एंड सो पर्सन, आई एम द डॉक लेबर इंस्पेक्टर, आई हैव कम टू सी दिस कार्गो गियर, ठीक है, चाहे उसको किसी ने रिपोर्ट की है या नहीं की है, तो उसको क्या ठीक है जी आप ले लीजिए, बिकॉज हमारा कार्गो गियर सब फर्स्ट क्लास है, ठीक है. एंड देन दे कैन होल्ड एन इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, क्रेन टूट गई, कार्गो गिर गया या कोई बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तब भी वो इंस्पेक्टर आएगा, ही विल डू ऑल द इन्वेस्टिगेशन, सबसे वो पूछेगा. सो दे आर विद इन देयर पावर्स. They can issue show cause notice relating to safety, health, welfare provisions arising under the act. And वो फाइन भी लगा सकते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ ठीक नहीं मिली तो वो आपको रोक भी देंगे. तो ये हर पोर्ट में होता है, इट्स नॉट ओनली इंडिया, एवरी पोर्ट यू गो दीज पीपल आर बॉदर्ड अबाउट सेफ्टी, कि यार शिप पे जो बंदे हैं उनको काम आता भी है कि नहीं आता, शिप का जो इक्विपमेंट है, शिप ओनर ने इक्विपमेंट अच्छा रखा भी है कि ऐसे ही है कि बंदों को डेंजर में डालने के लिए रखा. तो ये सारा
इन पावर्स, इनकी इंस्पेक्टर्स की पावर में आता है. Then a person having a general management and control, like master or chief officer, they should provide such means as may be required. So उनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जो भी चाहिए, एंट्री, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, कुछ भी चाहिए वो हमें उसको दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ रूल है. ये नहीं कि अच्छा भी ये मेरा शिप है तो वाई शुड आई शो यू. एंड आफ्टर एवरी विजिट इंस्पेक्टर विल इशू इम्प्रूवमेंट और प्रोविजन नोटिस. अगर उसको कुछ कमी दिखती है तो वो आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए बोल सकता है, या फिर वो आपका काम बंद भी करा सकता है. So where conditions are dangerous to life, safety or health of dock workers, dock work may be prohibited until defects are specified. So इसलिए ये जो कार्गो गियर है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये बड़ी स्ट्रिक्ट. तो आपने जब भी काम करना है कार्गो गियर पे और स्टीविडोर्स को आपने अलाउ करना है, तो यू शुड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन. तो आपको भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पूछा, हाँ ठीक है, डॉक लेबर सेफ्टी हमें पता है, इजंट इट, कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंगली सारा काम सेफ्टी से होना चाहिए. इवन गैंगवे, आई विल कम टू द गैंगवे आल्सो, मींस ऑफ एक्सेस. चीफ ऑफिसर कैप्टन आपको बोलते हैं, इजंट इट, अरे गैंगवे देखो प्रॉपरली लगाना है, एकदम से मैन रोप होनी चाहिए, नेट होना चाहिए. क्यों? दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक लेबर. सेफ्टी रेगुलेशंस की ये रिक्वायरमेंट. एक्सेस बिटवीन द शोर एंड शिप, मींस ऑफ एक्सेस. एनी आइडिया गैंगवे का कितना एंगल होना चाहिए with the horizontal? 55 degrees. No. As per the Indian dock labor regulation, ये देखिए, when a ship is lying at a wharf for the purpose of dock work, adequate safe means of access to the ship properly installed and secured shall be provided. ये ship की responsibility. Safe means shall be where practicable. Ship's accommodation ladder, gangway shall be not less than 55 centimeters wide at the steps. जो steps हैं वो कम से कम 55 सेंटीमीटर वाइड होने चाहिए, एडिक्वेट डेप्थ के होनी चाहिए और एंटी और नॉन स्किड सरफेस के बने होने चाहिए. एंड दे शुड बी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड सिक्योरली फेंस्ड. मैन रोप लगाते हैं, स्ट्रॉन्शंस लगाते हैं, उसका मतलब सिक्योरली फेंस्ड थ्रू आउट इट्स लेंथ ऑन ईच साइड टू अ क्लियर हाइट ऑफ 1 मीटर. तो ये हम अपने आप नहीं है, कैप्टन साहब या चीफ ऑफिसर नहीं बोल रहे, ये रेगुलेशन है कि जो गैंगवे है वो इस तरह से लगाना है और उसमें मैन रोप भी होनी चाहिए. एंड फिटेड विद प्लेटफॉर्म, ऊपर भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नीचे भी जो एक जेटी पे रेस्ट करता है एक ऊपर है वो भी घूमने वाला होना चाहिए. एंगल मेंटेन नॉट एक्सीडिंग 40 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस्टिंग ऑन द डॉक. सो वो भी वो कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आज के शिप्स जो है उनका डिज़ाइन है, बड़े बड़े शिप्स बन रहे हैं, so it may not be possible to keep gangway all the time 40 डिग्री पे. तो sometime then they say कि ओके भी अगर आपका गैंगवे बहुत स्टीप है, देन यू टेक द शोर गैंगवे. अगर वो पोर्ट का रेगुलेशन है, फिर हम उसको बोलेंगे अच्छा भी हमारा गैंगवे तो ऐसे ही है, वो तो इतने एंगल बनेगा, आप हमें शोर गैंगवे दे दो. सो दे विल चार्ज मनी, बट वी कैन आस्क फॉर द शोर गैंगवे. भैया ठीक है, आप 40 डिग्री के रखना है तो फिर शोर गैंगवे दो. And whenever there is a danger of dock workers falling between the ship and shore, a safety net, ये भी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो फाइन हो जाएगा. ऑफ सूटेबल प्रोटेक्शन, आपने गैंगवे नेट आप सबने लगाया होगा, देखा होगा. तो गैंगवे नेट भी जो है वो भी डॉक लेबर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है. एंड ये जो आपका गैंगवे है, दिस शुड नॉट बी विद इन द स्विंगिंग रेडियस ऑफ द लोड. जहाँ पे कार्गो चल रहा है उसके रेडियस के नीचे नहीं अपने गैंगवे लगाना. That's why normally gangways are almost aft of the cargo gear area. Access between the ship and another vessel, STS operation आप करते हो, डबल बैंकिंग करते हो, बड़ा शिप छोटे शिप के नज़दीक जाता है, then also there should be gangway. फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जिस शिप का फ्री बोर्ड ज़्यादा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गैंगवे देना. तो ये नहीं वहाँ पे झगड़ा करो, नहीं भी मैं नहीं देता गैंगवे, तुम ही दो. तो ये भी उन्होंने डॉक लेबर में क्लियर किया कि एडिक्वेट सेफ मीन्स होनी चाहिए एंड शुड बी प्रोवाइडेड बाय द शिप विच हैज गॉट अ हायर फ्री बोर्ड. उसकी रिक्वायरमेंट उसको देना पड़ेगा गैंगवे. तो ये भी कभी आपको उसमें पूछ सकता है ओरल्स में कि अच्छा भाई STS या डबल बैंकिंग की है तो किसकी जिम्मेवारी है? कैसा? जिसका फ्री बोर्ड ज़्यादा है वो जहाज़ देगा.
fencing off and means of access to lifting appliances. अब safe means of access to every part of lifting appliance shall be provided. अभी आपने क्रेन तो बना दी इतनी ऊंची, अब उसके पास जाने के लिए, पहुंचने के लिए भी सेफ एक्सेस होना चाहिए. वर्टिकल लैडर्स तो हैं, बट उसके पीछे वो देखो उसने सेफ्टी प्लेट लगाई होती है, सेफ्टी रंग्स लगाए होते हैं. ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म ऑन एवरी क्रेन और tip driven by mechanical power should be securely fenced and shall be provided by safe means. जो भी लैडर है, sides of the ladder shall extend to a reasonable distance beyond the platform for some other suitable handhold shall be provided. तो ये चीज भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि हाँ भी क्रेन में चढ़ने के लिए एकदम से वर्टिकल लैडर ऊपर से कोई गिर सकता है, वो भी नहीं होना चाहिए, ताकि गिरे तो उसको चोट ना लगे या ये सारा सिस्टम. तो रूल रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा है. सम टाइम वी फॉलो, सम टाइम वी डोंट फॉलो. नहीं फॉलो करे, पकड़ेंगे तो फाइन, फिर वो आपको घर भेज देंगे कि हाँ भाई आपने ये चीज़ चेक क्यों नहीं की. रेस्टिंग प्लेस, वो भी देखो, ये केस द लैडर इज वर्टिकल एंड एक्सीड्स 6 मीटर्स, अगर उसकी हाइट ज़्यादा है फिर रेस्टिंग प्लेस शैल बी प्रोवाइडेड आफ्टर एवरी 6 मीटर्स. बल्क कैरियर जिन्होंने किया, यू मस्ट हैव सीन ऑस्ट्रेलियन लैडर्स. पहले सीधी वर्टिकल लैडर होती थी, अब जो बल्क कैरियर द शिप्स विच आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया दे हैव टू हैव ऑस्ट्रेलियन लैडर्स. उनमें भी क्या है कि 6 मीटर के बाद एक रेस्टिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे देन यू कैन वेट एंड देन अगेन दूसरा जो है एंगल पे दी जाती है. सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है इन रेगुलेटरी बॉडीज की हैं फॉर द सेफ्टी. एवरी हैच ओपनिंग, बूवी हैच, ये सारा आपका काम है अब टू सुपरवाइज टू गेट इट डन. कि आपका जो बूवी हैच है उसका भी देखो कवर है, उसमें लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए. लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि आप कवर पकड़ के अंदर जाने करते हो और कवर ऊपर से आपके ऊपर गिरता है. ये भी आपने देखना है कि उसके अंदर उसको लॉक करने का ये पिन या जो भी सिस्टम है वो भी होना चाहिए. अगर आपके हैच कवर जैसे कंटेनर शिप्स में कॉमन है, आजकल तो उन्होंने रेलिंग्स बन के आते हैं, अदरवाइज क्रॉस डेक्स में यू शुड हैव रेलिंग्स. पीछे का हैच कवर उठा दिया तो बंदा नीचे गिर सकता है. तो इसलिए ये सारे रेगुलेशंस इसके हैं. फेंसिंग ऑफ मशीनरी, कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन आपको ओरल्स में पूछ सकता है कि अच्छा भाई अकॉर्डिंग टू द डॉक लेबर रेगुलेशन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग मशीनरी, फेंसिंग ऑफ मशीनरी. कि मशीनरी का कोई भी जो मूविंग पार्ट है, फैन, बेल्ट, कुछ भी जो है, गियर जो है, वो एक्सपोज नहीं होने चाहिए जहाँ पे आपका हाथ या कुछ कपड़ा आपका फंस सकता है. एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ द मूविंग मशीनरी स्टीम पाइप शैल बी सिक्योर्ड, फेंस्ड और लैगिंग. इवन अगर स्टीम पाइप्स हैं, पहले स्टीम विंचेस भी होती थी इंजनों में, आपने देखा होगा लॉट ऑफ स्टीम पाइप्स, सो दे शुड बी ऑल्सो, उनके ऊपर लैगिंग होनी चाहिए. ये नहीं कि किसी का बाई चांस कोई बाजू या हाथ टच कर गया तो जल जाएगा वो तो. अगर आपके पास स्टीम विंचेस ऑन डेक हैं तो ये सारी की सारी जो उसकी लाइंस हैं दे शुड बी कवर्ड, उसे लैगिंग कहते हैं, दे शुड बी लैग्ड. अदरवाइज फेंसिंग आपने देखा होगा, क्या कहते हैं इसे, विंडलेस या मूविंग विंची जो हैं, जहाँ पे उसके कई मूविंग पार्ट हैं, जहाँ किसी का हाथ पाँव आने का डर है, वहाँ पे हम रेलिंग बना देते चारों तरफ. तो ये सब क्यों बना रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल्स. फेंसिंग डेंजरस पार्ट्स शैल नॉट बी रिमूव्ड व्हाइल द मशीनरी इज इन मोशन. No part of machinery which is in motion which is not securely fenced shall be examined, lubricated or adjusted. देखा ना, बार बार कहते हैं अगर वो चल रही है विंच ना, उसको रोको. एक्सीडेंट कुछ होगा तो यही चीज़ें पूछेंगे कि तुमने ये रूल पढ़ा था, ये देखो रूल में लिखा है, इसके लिए हम आपको ये फाइन कर रहे हैं. तो इसकी भी नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी आप शुरू करोगे, चीफ ऑफिसर बनोगे फिर ज़्यादा हो जाएगी, कैप्टन बनोगे तो फिर पूरी नॉलेज हो जाएगी भी रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं. इसके लिए वी कैन नॉट डू दिस, वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स. तो ये तो आपकी मशीनरी फेंसिंग, स्टेजिंग, उसकी भी रिक्वायरमेंट है. ये तो आप पढ़ लेना. अब आता है आपका ये इंपॉर्टेंट, टेस्ट एंड पीरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेस. कि जो आपके लिफ्टिंग अप्लायंस हमने देख ली उसकी डेफिनेशन की क्या है, एंड अब इनका जो एग्जामिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. प्रोसीजर फॉर थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंस, कि अगर कार्गो क्रेन जो है, जो भी है, उसकी अगर थॉरो एग्जामिनेशन होना है
सबसे पहले तो पेपर वर्क. बिफोर कमेंसिंग अ थॉरो एग्जामिनेशन, सर्वेयर विल नीड टू सी रजिस्टर ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेस, जिसे हम चेन रजिस्टर कहते हैं. तो उसके अंदर आपका बेसिकली पूरा रिकॉर्ड होता है कि यार कौन सी क्रेन कब टेस्ट हुई, कितने लोड पे टेस्ट हुई, क्रेन की लोकेशन क्या है, वो सारा का सारा उसका एक सर्टिफिकेट भी इशू होगा. प्लस चेन रजिस्टर में अलग अलग सेक्शन है, 3 पार्ट्स, जहाँ पे उसकी वो अपनी स्टैम्प, सिग्नेचर एंड डेट लिखेगा. प्लस उसमें क्रेन में किया क्या क्या उसका सर्टिफिकेट वो अलग से देगा. तो चेक द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स फॉर द अप्लायंसेस. ऑफ कोर्स चीफ ऑफिसर्स का काम है ये, दे विल डू, बट आपको भी एग्जाम में पूछ सकता है कि यस यार व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंस. की सर एक तो डॉक्यूमेंट चेन रजिस्टर अपडेट होना चाहिए, सब ठीक ठाक होना चाहिए. एंड इफ देयर इज एनी रिकरिंग प्रॉब्लम विच विल रिक्वायर पर्टिकुलर अटेंशन, वो भी सर्वेयर आपको पूछेगा. सेकंड, इट विल नेसेसरी टू सी एनी मेंटेनेंस सर्विस रिकॉर्ड्स. इसीलिए आपने देखा जो चीफ ऑफिसर जो हैं, लुब्रिकेशन, पीएमएस, वो सारा रिकॉर्ड सर्वेयर्स आके चेक करते कि अच्छा भी दिखाइए क्या मेंटेनेंस शेड्यूल आपका इनका लिफ्टिंग अप्लायंसेस का कब किया था. इसलिए हम कई बार डेट भी लगा देते हैं, स्टैंप भी कर देते हैं. लुब्रिकेशन कैरीड आउट, ग्रीसिंग कैरीड आउट, उसकी डेट. तो ये चीफ ऑफिसर नहीं है, बिकॉज वो क्यों करा रहे हैं, इट इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ. वो सब चीज़ें चेक होंगी. फिर then he will come finally to confirm everything is in correct location. It will be necessary to look at the general arrangement plan, रिविंग डायग्राम्स, जो क्रेन को रिग करने का ठीक तरह से रिग हुई है कि नहीं हुई है. डेरिक्स के टाइम में तो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर. एंड देन फाइनली यू सी कि यहाँ पे ये हमने क्रेन है, इसको इसी में इस तरह से वायर लगाई है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये है. देन ही विल गो फॉर द, कि पेपर भी देख लिए उसने कि हाँ जी ठीक है क्रेन कब टेस्ट हुई थी. देन ही विल गो फॉर द इंस्पेक्शन या टेस्टिंग. So prevent any unnecessary delay. Please ensure this documentation information is available in order for the surveyor to be able to proceed with the thorough examination. Now, with thorough examination क्या होता है? Anybody? What do you mean by thorough examination? क्या आता आपके मन में? थॉरो एग्जामिनेशन क्या चीज है? एनीबॉडी? पढ़ रहे सो कुछ भी, जो भी आता है आपके मन में, कुछ ना कुछ तो आता होगा यार. थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ कार्गो गियर है तो इसमें क्या क्या होगा? एग्जाम में बच्चा आपने एग्जाम भी देना है. देखो कोई अगर सपोज आपको बाई चांस एक क्वेश्चन पूछता है कि अरे थॉरो एग्जामिनेशन, व्हाट डू यू मीन थॉरो एग्जामिनेशन? किसी भी चीज़ का थॉरो एग्जामिनेशन, कोई मशीनरी आपने एग्जामिन करनी है तो हम क्या करेंगे उसमें? तो थॉरो एग्जामिनेशन मीन्स, सबसे पहले तो इस थॉरो एग्जामिनेशन, चलो क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ थॉरो एग्जामिनेशन इज टू एंश्योर द लिफ्टिंग अप्लायंस और द लिफ्टिंग गियर सो एग्जामिन्ड इज ऑफ गुड मैकेनिकल एंड साउंड कंस्ट्रक्शन. पर्पस क्या है मेरा इस थॉरो एग्जामिनेशन का? कि मैंने ये देखना है कि ये जो आपका लिफ्टिंग गियर है, क्रेन है, डेरिक है, जो भी है, इट इज मेड ऑफ गुड मैकेनिकल एंड साउंड कंस्ट्रक्शन. ठीक ठाक बनी, ये नहीं कि पतली सी स्टील प्लेट से बना दी वो जो टूट ही जाएगी. मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड साउंड मटेरियल्स, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट एंड इन करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस. उसका ऑब्जेक्टिव ये है. And the examination shall be carried out carefully as the conditions permit so as to arrive at a reliable conclusion. अब मैंने देखा है कि यार ये चीज़ मैंने देखनी है, तो जब मैं एग्जामिन करूंगा तो मैं यही चीज़ देखूंगा कि यार ये बना ठीक कहाँ से है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है. सर कंस्ट्रक्शन क्या होता है? Yeah, now thorough examination means a visual examination supplemented if necessary by other means such as हैमर टेस्ट. अभी कोई भी स्टील की चीज़ है तो नो, ये जो सर्वेयर्स हैं दे नो, उनके पास स्पेशल एक छोटा सा हैमर होता है. सो समटाइम व्हेन दे यू नो नॉक द स्टील विद द हैमर,
उसकी नॉइस से उनको पता लग जाता है कि इसके अंदर क्रैक तो नहीं है, उसकी आवाज़ अलग से आएगी। पाइपलाइंस को टेस्ट करते हैं वो, क्रेन्स को देखेंगे, तो अदरवाइज दे लुक, विजुअल लुक से उनको पता लग जाएगा कहीं पे रिपेयर किया, कहीं वेल्डिंग हुई, कहीं कटिंग हुई है, कहीं होल दिख रहा है, कहीं पे कोरोजन दिख रही है। अगर एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, दैट्स व्हाई यू सी ऑल द टाइम वी कीप द क्रेन्स वेरी नाइसली चिप्ड एंड पेंटेड, ताकि कभी उसका एग्जामिनेशन हो, कोई देखने आए तो वो ये ना कहे कि यार ये तो क्रेन सड़ी हुई है, इसको कैसे चला रहे हो। Isn't it? So, thorough examination means a visual examination supplemented by other means such as hammer test carried out as carefully as conditions permit in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of parts examined, and if necessary parts of the lifting appliance gear shall be dismantled. So thorough examination है कि मेरे को उसको देखना है, उसके जितने सारे parts हैं they are made of sound materials and they are free from any defects. That is the idea of thorough examination. तो अब हमने देखा कि कब होना। सर हाँ जी बोलो। सर साउंड मटेरियल साउंड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? या अभी आप कई बार जाइए देखिए, अगर आपकी जो पाइपलाइंस हैं वेरी कॉमन, स्टील में अगर थोड़ा सा क्रैक आ जाएगा, हो सकता है आपने पेंट किया वो दिखे ना, बट आप कभी जो अच्छा जो स्टील है उसको हैमर से नॉक करके देखना, उसकी बड़ी साउंड आवाज़ आएगी एकदम से। बट अगर उसमें क्रैक या डिफेक्ट होगा फिर उसकी आवाज़ थोड़ी अलग से आएगी। सो ये जो सर्वेयर्स हैं, ऑफ कोर्स इट नीड्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर उसको डाउट लगता है फिर वो बोलेगा नहीं इसको डिसमेंटल करो, पाइपलाइन को खोलो दिखाओ, या क्रेन का किसी बॉडी पार्ट को उसको लगता है कि नहीं यार ये कुछ पार्ट जो है मेरे को क्रैक दिखता है या कुछ है, सो देन ही विल से कि अच्छा नहीं इसको खोलिए पूरा, दैट इज व्हाट इट सेज कि देन इट हैज टू बी डिसमेंटल्ड। सो दैट इज द आइडिया ऑफ थॉरो एग्जामिनेशन, कि इसीलिए कॉम्पिटेंट पर्सन की जरूरत पड़ती है कि उनका एक्सपीरियंस हो, देख के बता देंगे कि हाँ यार ठीक है ये क्रेन ठीक है या नहीं है। आवाज़ से कई बार पता लग जाता है। अभी आप भी कोई मशीनरी चलाते हो उसमें आवाज़ आएगी तो आप बोलोगे नहीं यार कुछ मोटर में गड़बड़ है, यस और नो। आपके घर का फैन चलता है उसमें आवाज़ आनी शुरू होगी तो आप इमीडिएटली कहते हो नहीं इसकी बेरिंग गई, यस और नो। तो ये साउंड से भी आपको पता लग जाता है कि यस ये जो पार्ट है ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसलिए आपका थॉरो एग्जामिनेशन, अब वो कहता है कि इसको कब कब इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए लिफ्टिंग अप्लायंस का। सबसे पहले तो बिफोर बीइंग टेकन इनटू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब आपने क्रेन आपके शिप पे नहीं लगी है, फॉर द फर्स्ट टाइम लगी है, या आपने शिप आपका पुराना था आपने नई क्रेन उस पर इंस्टॉल की है। सो बिफोर बीइंग टेकन फॉर द यूज फॉर द फर्स्ट टाइम और आफ्टर इट हैज अंडरगॉन एनी ऑल्ट्रेशन और रिपेयर्स। एक बार हो सकता है आपकी क्रेन ठीक थी, डैमेज हो गई, फिर आपने रिपेयर की है, या तो पहली बार जब ये यूज कर रहे हो या फिर अगर आपने रिपेयर्स कराई है तब भी उसका टेस्ट होगा दोबारा से। एंड रिपेयर के बाद नेचुरली उसकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी सारा कुछ जो है, या अगर सब कुछ ठीक है देन एवरी 5 years। सो जो इसका एग्जामिनेशन है, एक तो सबसे पहले कि सर जब वो नई क्रेन है फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज टेकन फॉर यूज, सेकेंड व्हेन इट हैज अंडरगॉन एनी रिपेयर्स तब इसकी टेस्टिंग होगी। अगर एवरीथिंग इज ओके देन एवरी 5 years। सो वंस इन 5 years इसकी जो है एग्जामिनेशन या जो टेस्टिंग है वो होनी चाहिए। ऑल लिफ्टिंग अप्लायंसेस इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स गियर्स shall be tested and examined by a competent person in the manner set out in schedule। Schedule 1 means कि वहाँ पे उन्होंने टोटल शेड्यूल 1 में लिखा है भी आपने कैसे कैसे टेस्ट करना है, कितना लोड लगाना है, क्या करना है क्या नहीं है। सो दिस इज टू बी टेस्टेड एज पर, सो दे नो द टर्म एंड कंडीशंस। सो ये कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, हाउ ऑफन द कार्गो गियर शुड बी टेस्टेड। सिंपल, बीइंग टेकन फॉर द यूज फॉर फर्स्ट टाइम और if it has undergone any repair or 5 years। Then second, all lifting appliances shall be thoroughly examined by a competent person once at least every 12 months। तो टेस्टिंग तो हमने देख ली एवरी 5 years, एग्जामिनेशन जो है थॉरो एग्जामिनेशन एवरी 12 months। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया इसका क्या है, कैसे इसका एग्जामिनेशन करना है। अब वो देखते हैं कि यस रिक्वायरमेंट्स फॉर थॉरो एग्जामिनेशन, अमाउंट ऑफ प्रूफ लोड टू बी अडॉप्टेड,
the greatest possible proof load for hydraulic crane and the test procedure and requirements. तो ये जो है normally I don't know any of you if you have seen the testing कैसे करते हैं उसकी. So testing के basically दो methods हैं. One is the static method, static, and second is the dynamic load test. So static test में है कि ठीक है यार अभी आपकी क्रेन है, पोर्ट में कुछ अवेलेबल नहीं है, तो you take a dynamometer, उसको आप एक अच्छी मोटी स्लिंग से कहीं डेक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लगा के and then you try to use the crane. अब उसको चलाना शुरू कीजिए तो वहाँ पे मीटर पे लोड आ जाएगा कि कितना आपका स्ट्रेस आप लगा रहे हो. तो इफ क्रेन इज 20 टन, आपने 25 टन पे टेस्ट करनी है, तो 25 है वो तो स्टैटिक है, बट उससे क्रेन का इतनी अच्छी तरह पता नहीं लगता. बट इफ देयर इज नथिंग, आपने क्रेन रिपेयर कराई बट पोर्ट में फैसिलिटी नहीं थी, तो उसके पास थी कि जी मेरे पास तो ये मीटर है, इसको हम कहीं पे फिक्स पॉइंट पे लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, एंड वी ट्राई टू पुल विद द रनर वायर एंड देन वी सी कि इतना लोड क्रेन ले रही है, कुछ भी नहीं. दूसरा मेथड है कि एक्चुअल जो डायनामिक लोड टेस्टिंग है वो अच्छा है. वो क्या होता है नॉर्मली ड्राई डॉक्स वगैरह में, कि अगर आपने क्रेन को 25 टन तक टेस्ट करना है तो 25 टन के कंक्रीट के ब्लॉक्स देंगे जिनका उन्होंने वेट किया होता है. तो जितना भी आपको वेट चाहिए, then you actually lift that weight and then move the crane up and down, port, starboard, सब डायरेक्शन में वो लोड उठा के आप मूव करोगे, फिर वो सर्वेयर आपको कहेगा ठीक है. सो बेसिकली इतने टेस्ट को करने के लिए देयर आर बेसिकली 3 थिंग्स. सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ टेस्ट इज, एक तो थॉरो एग्जामिनेशन. सबसे पहले ये नहीं कि सीधा उसको कह दिया अच्छा भी चलो 20 टन या 25 टन का लोड उठाओ एंड क्रेन नीचे आ गई. सो एग्जामिनर पहले जो है उसका, सर्वेयर पहले उसका एग्जामिनेशन करेगा, हाँ यार सब ठीक दिख रहा है, लोड उठा भी सकती है कि नहीं क्रेन, थोड़ी बहुत चला के देखेगा, फिर उसका टेस्ट करेगा. और फिर टेस्ट के बाद क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लोड उठाया है, फिर उसका री एग्जामिनेशन होना चाहिए कि यार कहीं एक्स्ट्रा लोड उठाने से कोई पार्ट क्रैक तो नहीं हुआ, कोई टूटा तो नहीं है, एंड देन वी शुड यूज दैट पर्टिकुलर क्रेन. So test basically should compose of 3 things: thorough examination, test, and then re-examination of the parts. Test required by law. Objective of the test is to demonstrate the lifting appliance or the gear is. री-एग्जामिनेशन में वो फिर SWL फिर से पिकअप करके देखते हैं? No, re-examination means अभी आपने जैसे क्रेन को, एग्जाम्पल आपकी क्रेन थी, पहले मैंने इसका देखा, भी मोटर देखी, वायर देखी, शीव्स देखे, सब देखे, ठीक अच्छा यार सब ठीक दिख रहा है, कहीं से कुछ कमज़ोर नहीं हो के भाई अभी अपना लोड उठाइए. सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेफ वर्किंग लोड से वो भी उसकी भी लिमिट है भी कितने कितने तक कितना एक्स्ट्रा लोड उठाना है. सपोज 20 टन की क्रेन है तो 25% एक्स्ट्रा हो सकता है, सो 25 टन तक मैं जाता हूँ. तो 25 टन का फिर मैं जब लोड उठाता हूँ, अभी ठीक है क्रेन ने उठा लिया, अब क्रेन को चलाया, इधर से उधर भी क्रेन चल पड़ी, ऊपर नीचे भी हो गई, सब ठीक चल रहा है, लोड भी आ रहा है, मोटर भी ठीक है, चलो ठीक है जी गुड. अब उसके बाद फिर वो वापस वेट छोड़ने के बाद फिर वो क्रेन की मोटर या वायर या उसको एक बार थोड़ी सी नज़र मारेगा कि कहीं कुछ बेंड तो नहीं हुआ, कहीं कुछ टूटा तो नहीं. नॉर्मली दैट शुड बी डन बिकॉज मैंने क्रेन को 20 टन यूज़ करना, बट मैंने अभी तो 25 टन का लोड लगाया है, हो सकता है कुछ डिफॉर्म हो गया. तो इसके लिए री एग्जामिनेशन, उस पर द्वारा टेस्टिंग नहीं है, दिस इज एग्जामिनेशन. सर ये रिक्वायरमेंट है कि 25% ऊपर से टेस्ट करना है, जो सेवर की है उसके 25%? यस, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए वो कितना है. दिस इज बेसिकली योर दिस, कितना प्रूफ लोड लगाना है. सेफ वर्किंग लोड अप टू 20 टन गियर इज प्रूव टू सेफ वर्किंग लोड प्लस 25%. अगर आपको क्रेन 20 और 50 टन के बीच की सेफ वर्किंग लोड की क्रेन है, फिर उसके ऊपर 5 टन ही ज़्यादा लगेगा. तो अगर 25 टन की क्रेन, अगर 25 टन का सेफ वर्किंग लोड चाहिए तो वी विल टेस्ट ओनली अप टू 30 टन. 20 टन तक चाहिए तो इसका 25% मीन्स 25 टन, एंड ओवर 50 टन प्रूफ लोड जो है 10% एक्स्ट्रा, मीन्स अगर 50 टन है तो प्लस 10 55 टन ही, इसका 25 जो अलग अलग है. सो दिस इज द रेगुलेशन, दिस इज एज पर द रूल्स. समझ गए? क्लियर? हाँ जी सर.
ठीक है, अब ये तो आ गया कि ठीक है कंपोजिशन होगी, री एग्जामिनेशन हो गया। ये देखो री एग्जामिनेशन में भी वैसे तो आपको मैं भेज दूंगा ये। So re-examination shall be conducted after proof test with an aim to check whether there is any cracking, deformation or loosening or of damage to the structure connections developed during the test। ये तो नहीं हुआ कि this is the purpose of re-examining। दोबारा टेस्ट नहीं करना, सिर्फ re-examine करना, उसको पार्ट्स को देखना है। Re-examination is to ensure lifting appliance or lifting gear is still structurally sound and stable for safe use for the next cycle of test। This is the purpose। अब आपका आ गया कि यस चेन रजिस्टर या चेन एग्जामिनेशन इन प्रोसेस। चलो ये तो हमने देख लेंगे। ड्यूरेशन, ऑल लिफ्टिंग अप्लायंसेस एवरी आइटम ऑफ लूज गियर शैल बी थॉरली एग्जामिन वंस इन 12 months एंड पर्टिकुलर्स ऑफ दीज एग्जामिनेशन शैल बी एंटर्ड इन पार्ट 1 ऑफ द रजिस्टर। तो लेट मी गो टू योर चेन रजिस्टर कि आपकी जो चेन रजिस्टर क्या है। ये डेफिनेशन तो आप पढ़ लोगे, रोप्स हमने ठीक है पढ़ लिया। और दिस इज कॉल्ड द चेन रजिस्टर। ये क्वेश्चन आपको वेरी कॉमन, what is chain register, what are the contents of chain register? Chain register is a register of ships lifting appliances and cargo handling gear and is entitled on the front cover page registry of, इसका एक्चुअल नाम है register of machinery, chains etc and wire ropes। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम चेन रजिस्टर कहते हैं। तो इसके शुरू में फ्रंट कवर में शिप्स नेम, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, ओनर्स नेम सब कुछ लिखा होगा। सो नॉर्मली इट इज नोन एज चेन रजिस्टर। Now this register is basically form 2 as per the dock labor regulations and it shall be maintained। it's basically a sort of register, बुक की तरह होता है जिसके अंदर काफ़ी पेजेस हैं और प्लस एंड में एक सेल्फ एडेसिव टाइप की स्टिक्स होती है जिसको आप जहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो उसके साथ। एंड ये रिक्वायरमेंट है जहाँ पे भी आपका कार्गो गियर है, ये रजिस्टर आपके शिप पे होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय these regulations of dock labor safety 1990 regulation 41 47 49। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इफ यू कैन रिमेंबर इज गुड। अदरवाइज क्या सर इस रेगुलेशन के अंडर हमें ये रजिस्टर शिप पे रखना होगा। छोटी सी रजिस्टर, नॉट लाइक बिग थिक रजिस्टर, इट्स ब्राउन कलर का, डिपेंड्स कलर टू कलर, नॉर्मली ब्राउन कलर का होता था। एंड इट इज मेंटेन एंड इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड वेरी सिंपल। पार्ट 1 में क्या है, इनिशियल पीरियोडिकल लोड टेस्ट ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंस एंड देयर एनुअल थॉरो एग्जामिनेशन। पार्ट 1 में बेसिकली यहाँ पे कॉलम होगा डेट, फिर यहाँ पे आगे छोटे बॉक्स बने होते हैं। तो उस बॉक्स में वो सर्वेयर अपना नाम, स्टैंप एंड डेट लिख देगा कि भाई नंबर 1 क्रेन या नंबर 2 क्रेन या नंबर 3 क्रेन जो भी है कि जो भी टेस्ट उसने कैरी आउट किया। तो पार्ट 1 में इनिशियल एंड पीरियोडिकल लोड टेस्ट, लोड टेस्टिंग और थॉरो एग्जामिनेशन, एनुअल थॉरो एग्जामिनेशन जो है उसकी एंट्री पार्ट 1 में होगी। पार्ट 2 इनिशियल पीरियोडिकल लोड टेस्ट ऑफ लूज गियर। तो ये तो आपका आ गया लिफ्टिंग अप्लायंस का, पूरे लिफ्टिंग अप्लायंस का, पूरी क्रेन का। ये आ गया इनिशियल पीरियोडिकल लोड टेस्ट ऑफ लूज गियर एंड एनुअल थॉरो एग्जामिनेशन। जब मैं क्रेन टेस्ट करूंगा तो उसके साथ जो लूज गियर है वो भी टेस्ट होगा, तो यहाँ पे भी एंट्री आ जाएगी। पार्ट 2 में भी वही एंट्री आ जाएगी। पार्ट 3 इज बेसिकली एनीलिंग ऑफ चेन्स, रिंग्स, हुक्स, शैकल्स एंड स्विवल्स। नाउ एनीलिंग क्या होती है, बेसिकली इट्स अ मेटलर्जिकल प्रोसेस आजकल, एंड दिस इज ओनली इफ योर कार्गो गियर इज मेड ऑफ अदर देन माइल्ड स्टील। बेसिकली आज का जो लिफ्टिंग अप्लायंसेज हैं सारे माइल्ड स्टील के बने होते हैं। माइल्ड स्टील के लिए एनीलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जम्प्टेड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज नन ऑफ योर शैकल वगैरह जो सब है सब माइल्ड स्टील के हैं, कोई भी कास्ट आयरन या रॉट आयरन का नहीं बना हुआ, तो उनके लिए एनीलिंग चाहिए होती है। तो ये सिंपल है। चेन रजिस्टर क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय दीज रेगुलेशन, बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द कार्गो गियर। एंड 3 पार्ट हैं इसके, पीरियोडिकल लोड टेस्ट ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेस, पीरियोडिकल लोड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन ऑफ लूज गियर, एंड थर्ड में एनीलिंग। एंड फिर सर्टिफिकेट्स इन द फॉर्म स्पेसिफाइड, मीन्स जैसे आपका जो सर्टिफिकेट है डीजी उसकी स्पेसिफिकेशन देता है भी सर्टिफिकेट पे ऐसे ऐसे वर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हर सर्टिफिकेट की वर्डिंग है। उस फॉर्म में आपने सारा कुछ ये फॉर्म्स, चाहे वायर रोप की टेस्टिंग है, क्रेन की टेस्टिंग है, पीरियोडिकल टेस्टिंग है, उस फॉर्म्स में वो सर्वेयर भर के आपको साइन करके दे देगा, वो हम रजिस्टर के साथ लगा देते।
कोई भी अथॉरिटी आई कि हाँ भी ये 4 नंबर क्रेन का जी देखो तब टेस्ट हुई थी, क्या क्या टेस्ट था, ये फॉर्म है, ये सिग्नेचर है, लॉयड्स के, बीवी के, जीएल, जो भी क्लासिफिकेशन सोसाइटी ने टेस्ट किया वो आपको दे देगा, एंड ये सारे फॉर्म्स इस फॉर्म में लग जाएंगे, एंड इट शुड बी केप्ट ऑन बोर्ड। कोई भी आपके पास अथॉरिटी आती है उसको आप दिखा सकते हो, कैप्टन साहब के पास होता है। एंड नो लिफ्टिंग अप्लायंस शुड बी यूज्ड, अगर उसका एग्जामिनेशन या टेस्ट की एंट्री उस रजिस्टर में नहीं है तो प्लीज डोंट यूज दैट लिफ्टिंग अप्लायंस। आई होप क्लियर। सो इट्स सिंपल। Annealing, again metallurgy, material science is a heat treatment that alters the material to increase its ductility and make it more workable। तो इसमें बेसिकली क्या है, एनीलिंग में अगर कोई मटेरियल है, शैकल, हुक या कुछ भी चीज़ है, ब्लॉक है, तो उसको जाके वो हीट में डालेंगे, फिर उसको स्लोली स्लोली ठंडा करेंगे। हीट करने से उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो, कुछ एयर लॉक हो या कुछ भी हो, उससे वो मेटल जो अच्छा हो जाता है। आजकल दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज नन ऑफ द गेयर इज मेड ऑफ एनीथिंग अदर देन द माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के सिवाय आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो था। आई विल स्टॉप अप टू हियर ओनली कि चेन रजिस्टर क्या है, लिफ्टिंग अप्लायंसेस क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है टेस्टिंग की, हाउ ऑफन टू बी टेस्टेड, एंड व्हाट ऑल इज टू बी एंटर्ड हियर। तो ये आपको मैं नोट्स भेज दूंगा आज, तो प्लीज़ गो थ्रू, थोड़ा याद भी कीजिए बिकॉज आपने हैंडल नहीं किया। अभी हम लोग तो इसको भर भर के थक गए, ये सब कुछ था, बट टुडे यू डोंट सी देम, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है, बट इट इज़ सिंपल एज मच आई कैन एक्सप्लेन कि सर इट्स अ रजिस्टर ऑफ चेन। इसका जो एक्चुअल नाम है चेन रजिस्टर इज रजिस्ट्री ऑफ मशीनरी, चेन्स एटसेट्रा एंड वायर रोप्स, एंड इवन इंजन रूम की जो एंट्री है उसकी भी एंट्री इसमें हो जाती है, वो भी एक लिफ्टिंग अप्लायंस। ओके, सो आई होप यहाँ तक सब ठीक। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? नो सर। या थोड़ा पढ़ने वाला है बच्चे, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता मैं भेज दूंगा, कहीं पे भी कुछ डाउट है डोंट हेजिटेट, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि आपने ये भरा नहीं है तो थोड़ा देखा भी नहीं है। आई थिंक नॉर्मली नाउ डेज ऑन द शिप्स यू डोंट सी दिस ऑल्सो, कैप्टन साहब के कमरे में रहता है किस टाइप का है, प्लस लॉट ऑफ शिप्स कार्गो गियर है ही नहीं, रजिस्टर भी नहीं होगा, बट एग्जाम के लिए 2-3 बार पढ़ोगे समझ जाएगा। नहीं कुछ आता तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट कि सर ये समझ नहीं आया, लिफ्टिंग गियर थॉरो एग्जामिनेशन या चेन रजिस्टर क्या है, तो उसको दोबारा से कर लेंगे। ओके, सो आई होप आज के लिए इनफ, एंड कल आपकी क्लास है, थोड़ा मेट्रोलॉजी, विंड ट्रायंगल थोड़ी सी और कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन, और क्लाउड्स पे भी एक क्वेश्चन आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, उनकी फॉर्मेशन सिंपल है वैसे तो, सुब्रम साहब की बुक में भी है, यहाँ पे भी आई विल गो थ्रू इट। सो पढ़ने से, क्लास में देखने से, डिस्कशन से थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाता है। प्लस विंड ट्रायंगल के लिए अपना बच्चे वो रख लेना ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। बोर्ड पे हम बनाएंगे 2-3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस, बुक में से ही करेंगे, सो डिफरेंट टाइप्स। तो क्लास में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो 1-2 न्यूमेरिकल खुद ही अपना प्रोटेक्टर से, कंपास से, नो नीड कहीं जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन जस्ट स्टडी हियर, ताकि आफ्टर आवर्स में आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सो वी विल कीप दैट विंड ट्रायंगल, क्लाउड्स, फिर चलते जाएंगे आगे। चलो, ओके, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी? अभिषेक क्या कर रहा है? बस हो गया, समझ आ गया अभिषेक, अब तो बहुत सारा चेन रजिस्टर समझ आ गया। चलो, ओके, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. या बाय बाय। Thank you, sir. Bye. बाय Thank बाय। you, sir. वेलकम, बाय बाय। Good night, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अभी नाइट बहुत दूर है। चलो, हैव अ गुड थैंक इवनिंग। यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम।
धीरे धीरे हमारा भी नंबर आ ही रहा है। मेरा है तो मैं क्या काम कर रहा हूँ बता आपको।